नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। यूपी जीके के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की भौतिक परिचय के बारे में कि उत्तर प्रदेश की जो भौतिक परिचय है, ग्लोब में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की मृदाएं किस प्रकार से हैं, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में। जो इस होमोसेपियन द्वारा निर्मित की गई दुनिया है, इसमें उत्तर प्रदेश को किन भौगोलिक दृष्टियों से परिबद्ध किया गया, इस बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकृति ने उत्तर प्रदेश को किस तरह से विभाजित किया है। वैसे ये सारे विभाजन हम लोग अध्ययन के आधार पर पढ़ रहे हैं कि अध्ययन के आधार पर हमें क्या आसानी रहेगी। बाकी इस क्लास में जो प्राकृतिक विभाजन होता है, प्रकृति का कभी नियम ये नहीं रहता है कि यहाँ पे माउंटेन है तो यहीं पे अचानक समाप्त हो जाएगी। उसका स्लोप धीरे धीरे स्थानांतरित होता रहता है। नदियां किसी देश की सीमाओं को नहीं देखती हैं, वो एक देश से दूसरे देश तक अनवरत बहती रहती हैं, परंतु ये जो मानव है ये उसमें लगातार कुछ ना कुछ रोड़े उत्पन्न करता रहता है। अब प्राकृतिक विभाजन के तौर पर अध्ययन करने के लिए आज के सेशन में हम लोग एकत्र हुए हैं। आपको मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले शेयर करता हूँ। फर्स्ट, लेखपाल की वैकेंसीज के बारे में। सेकेंडरी पॉइंट्स रहेगा जो कनिष्क सहायक का बैच चल रहा है। लेखपाल की वैकेंसीज के बारे में इसके बाद की क्लास में चर्चा करेंगे। और ये जो कनिष्क सहायक का बैच चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का बैच, इस बैच के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा। अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ते हैं, जस्ट सपोज कि आप कनिष्क सहायक के बैच से ऐड होते हैं, तो आप लोगों को फ्री में चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। जो लाइव क्लासेस होंगी, डिटेल एनालिसिस क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे। और ये क्लास आप लोगों की 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में इसमें मिलेगा प्रैक्टिस सेट। इससे जुड़ने के लिए क्या करना है, नंबर दिया गया 9889057003। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करते समय लिखना क्या है, कनिष्क सहायक। कनिष्क सहायक के जिस बैच के लिए आप ऐड होना चाहते हैं वो लिख दीजिए। करंट टाइम में 3200 वाला लेटेस्ट बैच चल रहा है, उस बारे में आप ऐड हो जाइएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में चर्चा करें, तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। छोटा सा कल का रिवीजन लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और इसको अगर मील में चर्चा करें, 93,023 वर्ग मील है। ये क्या है, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल दिया गया था और ये वर्ग मील में दिया गया था। जहां पर डाटा जो पूछ ले आपको उसके बारे में डाटा याद रखना है। इसके साथ आप ध्यान रखना, अगर ग्लोब पर स्थिति के बारे में चर्चा करें कि जैसे पृथ्वी पर ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं अंकित की गई, उनमें से क्या है, अगर ग्लोब पे स्थिति के बारे में आपसे पूछ लेगा तो ध्यान रखना, ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति में अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, ध्यान रखना ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये डाटा वो है जिसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक का है। और यह है कि उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक। और इस मध्य में कुल 7 डिग्री 36 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब 7 डिग्री 26 मिनट का, 36 मिनट का इसमें डिफरेंस है। मैं पूरा बोर्ड पे ही ले चलता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए नहीं बनती है। इसलिए आते हैं डायरेक्ट बोर्ड पे ही चेक करते हैं कि क्या इश्यूज है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिचय के बारे में चर्चा करें तो यहाँ की क्लास के बारे में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के उत्तरी राज्य में स्थित है। या ध्यान से देखा जाए तो उत्तर भारत जो है उत्तर मध्य क्षेत्र में भाग में स्थित है। और अगर क्षेत्रफल की चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 93,023 वर्ग मील है। और जलवायु देख ले तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वैसे जलवायु को लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग मत रहे हैं, किनके क्या मत रहे हैं वो हम लोग जलवायु के क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखने वाले उत्तर प्रदेश के ग्लोब में क्या स्थिति। ग्लोब में स्थिति के बारे में अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट का है। और उत्तर प्रदेश का अगर देशांतरी विस्तार की चर्चा करें तो ये 7 डिग्री 9 मिनट का है, याद रखना। अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट का है। वहीं देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट का है। अब ये 7 डिग्री 36 मिनट प्रिपेयर कैसे होता है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल फैला हुआ है। और वहीं देशांतरी विस्तार देखें तो 70 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक का है। हिमालय उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के अगर हेड की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर हिमालय का विस्तार है। हिमालय की कुछ तलहटी क्षेत्र हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश का निर्माण प्रारंभ, उत्तर प्रदेश का विकास प्रारंभ होता है। और नीचे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडी क्षेत्र है। बुंदेलखंड का मृदा क्षेत्र, जो बुंदेलखंड के पठार है वो है। अब
इन दोनों के बीच में जो समतल का क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। पहले उत्तर प्रदेश में 13 पहाड़ी जिले और थे, परंतु उन पहाड़ी जिलों को उत्तराखंड का नाम दे दिया गया। अब ज्यादातर एरिया उत्तर प्रदेश का प्लेन है, इस वजह से उत्तर प्रदेश को अगर विभाजन के तौर पे देखा जाए तो भूमि के आधार पर या मृदा के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक भावर या तराई का क्षेत्र, सेकंड मैदानी क्षेत्र, थर्ड पहाड़ी क्षेत्र। ऊपरी भाग क्या था? हिमालय। हिमालय की तलहटी में उत्तर प्रदेश विद्यमान है, जो गंगा यमुना का समतल मैदान है और यहाँ पे ज्यादातर क्षेत्र समतल में पाया जाता है। इसलिए यहाँ की जो मृदाओं का या प्राकृतिक विभाजन है वो भंवर व तराई के क्षेत्र के रूप में होता है। उसके बाद मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में कुछ पठारी क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश विंध्याचल के पठार के क्रिएट होते हैं, वो मठारी पठारी क्षेत्र। अब इनको हम लोग एक बार डिटेल से देखते हैं, मैप में भी देखते हैं और बाकी चीजें क्लासेस फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखने वाले। उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में चर्चा करें। प्राकृतिक विभाजन पर्वतों, मैदानों आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को किन भागों में बांटा जाता है? उत्तर प्रदेश का भंवर का क्षेत्र, तराई क्षेत्र, तराई या मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण का पठार के रूप फॉर्मेट में बांटा जाता है। अब भंवर और तराई के क्षेत्र के बारे में देखते हैं, तो एक एक डिटेल को ध्यान से देखते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, उस चीज को ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करें उत्तर प्रदेश के भंवर व तराई के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश भंवर व तराई क्षेत्र को, इसको समझने के लिए आपको छोटी सी एक हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जो हम लोग अपने क्लास में आते हैं, क्लास में चर्चा करते हैं कि किस तरह से देखने वाला है। देखो होता क्या है, जब नदियां निकलती तो नदियों का मुख्य उद्गम स्थान क्या है? नदियों का मुख्य उद्गम स्थान हिमालय क्षेत्र है। अब हिमालय से जस्ट सपोज कोई भी नदी निकली, इसका नाम गंगा है। ये जब प्रारंभ होगी तो प्रारंभ में सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेंगे? यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ रहेंगे, बड़े बड़े कंकड़ रहेंगे। और बड़े बड़े कंकड़ों के बाद जब ये कंकड़, पहले देखिए, जिस भी पदार्थ का मास ज्यादा होगा वो नदी के बहाव क्षेत्र में अवरोध उतना उत्पन्न करेगी, इसलिए नदी उसको आगे को सरकाएगी और वो पहाड़ वहीं रुक जाएंगे। जब उसमें इतना वेग नहीं बचेगा कि वो बड़े पत्थर को हटा पा रही है, तो वो आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे धीरे धीरे कड़ों का आकार छोटा होता जाएगा। कड़ों का आकार क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा। कड़ों का आकार अत्यंत छोटा हो जाएगा। धीरे धीरे क्या रहेगा, जहां पे नदियां लगातार बह रही हैं यहाँ पे बालू वगैरह तो एकत्र होने लगेगी। और जस्ट सपोज ये 2 एरिया है, जस्ट सपोज ये 2 एरिया है जहां पे नदी बह रही। अब नदी अगर इस क्षेत्र से लगातार बह रही है तो होगा क्या, यहाँ पे लगातार नदी अपने अवशेष छोड़ती जा रही। एक वक्त आएगा कि इस क्षेत्र में अवशेष ज्यादा हो जाएंगे और यह क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा। तब नदी यहां से ना बह के हल्का सा टर्न लेके यहां से बहने लगेगी। तो ऐसी दशा में क्या रहेगा, ये पुराना क्षेत्र कहलाएगा और ये नवीन क्षेत्र हो जाएगा। पुराने क्षेत्र में जल और मृदा तो नदी का ही है, परंतु वर्तमान समय में यहां जल नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए पुरानी मृदा के रूप में हो जाएगा और ये अनुपजाऊ हो जाएगा थोड़ा, और ये उपजाऊ क्षेत्र रहेगा। पहले क्या, बड़े बड़े कंकर, फिर छोटे कंकर, फिर इस तरह से नदियों को मैदानी क्षेत्र में भी विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। अब बड़े जो क्षेत्रों का या बड़े कंकड़ों के आधार पर जो क्षेत्र रहेगा, इसको हम लोग भंवर का क्षेत्र क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? भंवर का क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे तराई का क्षेत्र। भंवर के क्षेत्र में क्या रहेगा, जब बड़े कंकड़ हैं तो नदियां उसके नीचे विलुप्त हो चुकी हैं, वो दिख नहीं रही हैं, क्षेत्र अनुपजाऊ हो चुका होगा। और जो तराई का क्षेत्र रहेगा, पत्थरों का आकार फिर से छोटा होने लगा, जिस वजह से नदियां दृश्यमान हो गई या नदियां हमें फिर से प्रदर्शित होने लगती हैं। और यहाँ पे क्षेत्र अपेक्षाकृत थोड़ा अनुपजाऊ होता है। और फिर जैसे इधर हम लोग मैदानी क्षेत्र में बांटेंगे, मैदानी क्षेत्र में फिर से विभाजन, जो मृदा की क्वालिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी, क्षेत्र उपजाऊ हो जाएगा और अत्यंत उपजाऊ रहेगा। ये ज्यादा कम उपजाऊ, ये ज्यादा उपजाऊ रहेगा। अब इन सभी के बारे में डिटेल से देखते हैं। ये केवल एक ओवरव्यू संरचना थी। ओवरव्यू संरचना के बाद अब हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं क्या है। सबसे पहले एक एक पॉइंट्स को डिटेलिंग से देखते हैं। भंवर या तराई का क्षेत्र क्या है? पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। ये इसको 2 भागों में बांटा जाता है, भंवर का क्षेत्र तथा तराई का क्षेत्र। भंवर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, या उत्तर प्रदेश के प्रारंभ में सबसे पहला जो क्षेत्र पाया जाता है, इसको हम लोग भंवर का क्षेत्र कहते हैं। एक बार मैप बना लीजिए, यहां से ध्यान रखिएगा। और इसके जस्ट नीचे एक भाग तराई का क्षेत्र है। आप पहले पढ़ते हैं भंवर का क्षेत्र। भंवर का क्षेत्र क्या है? यह शिवालिक हिमालय के समांतर फैला हुआ है। यहाँ कंकड़ पत्थर चट्टानों से बना हुआ है। यहां नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि जल चट्टानों के मध्य से प्रवाहित हो रहा होता है और यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। क्षेत्रों के नाम याद रखिए, जैसे यूपी बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी। यह क्षेत्र पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है
और पूर्व में आते आते ये सकरा हो जाता है। पश्चिम मतलब कुशीनगर के पास का ये क्षेत्र अत्यंत चौड़ा रहता है और कुशीनगर से धीरे धीरे जैसे जैसे पूर्व की ओर आते रहते हैं ये सकरा हो जाता है। पश्चिम में पश्चिम में यह क्षेत्र चौड़ा तथा पूर्व में आता है यह क्षेत्र सकरा हो जाता है और चौड़ाई इसकी कितनी लगभग 34 किलोमीटर तक हो जाती है। इसके जस्ट नीचे के भाग तराई का क्षेत्र कहलाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कंकड़ों का आकार महीन हो गया। जब कंकड़ों का आकार महीन या हल्का पतला हो जाएगा तब उस स्थिति में क्या रहेगा, भंवर के समांतर भंवर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। यहाँ कंकड़ों के महीन कण के रूप में निक्षेप बना रहता है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर तक होती है। इसका अधिकतम भाग कृषि योग्य होता है। क्षेत्र कौन से, सहारनपुर का क्षेत्र, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, शिवालिक की टुंडला श्रेणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तक विस्तार है। अगर मैदानी क्षेत्र की चर्चा करें तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यह दो भागों में बटा हुआ है। पहले क्या, भंवर व तराई के क्षेत्र के बीच में स्थित समतल व उपजाऊ मैदान रहता है। ये इसको दो भागों में बांटा जाता है, खादर का क्षेत्र तथा बांगर का क्षेत्र। खादर का क्षेत्र और बांगर के क्षेत्र में क्या, एक क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ रहेगा जहां पे पुरानी मृदा आ रही थी। जैसे भी हम लोगों ने मैप देखा था, बड़े कंकर छोटे कंकर, फिर नदी जहां से लगातार बहती जा रही वहां पे अपना छेप डालती जा रही और छेप डालने की वजह से वो जगह थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी अपेक्षाकृत दूसरी जमीन की। तो नदी क्या करेगी, अब ऊंचे स्थान पर ना कि नीचे इसके स्थान से जाने लगेगी और उसी बारे में यहां से फिर चर्चा करेंगे। मैदानी भाग क्या है, गंगा यमुना का द्वैप भी कहते हैं इसे। यहाँ पे मुख्य रूप से गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा लाए गए काप, कीचड़, बालू इत्यादि के निक्षेप विद्यमान रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बांगर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र। सबसे पहले देखिए खादर का क्षेत्र क्या है, नदी के पास वाला क्षेत्र जहां लगातार बाढ़ आता रहता है और यह हर वर्ष बाढ़ आता है। मतलब ये नवीन निर्मित क्षेत्र है जहां पे नदी ने अपना निक्षेप दिखाने लगी है, जहां पे नदी फिर से आने लगी है। इस यहाँ पे देखिए, जब हर साल बाढ़ आएगा तो हर साल बाढ़ आने के फलस्वरूप क्या रहेगा, नई नई मृदा आया करेगी। नई मृदा का मतलब क्या है, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। जब जल मृदा धारण करने की क्षमता, वह मृदा में उपजाऊपन ज्यादा रहेगा तो वहां पे उर्वरक शक्ति का प्रयोग कम किया जाएगा। यह मुख्य रूप से उपयोगी रहेगी गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि के लिए। इसकी ऊंचाई बांगर क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती। बांगर क्षेत्र की चर्चा करें, यहां पे नदियां पहले आया करती थी कई वर्षों पहले, परंतु अब नदियों का आगमन बांगर क्षेत्र में नहीं होता है, जिस वजह से बांगर क्षेत्र की मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। यहाँ के अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, यहाँ पे उपजाऊपन की थोड़ी सी कमी पाई जाती है। ये क्षेत्र अपेक्षाकृत थोड़े ऊंचाई में होते हैं। कंकड़ व भूर्ण निर्माण में इसकी विशेषता रहती है, मोटे कण वाली उपजाऊ मृदा है। अगर क्षेत्र के आधार पर अगर क्षेत्र के आधार पर गंगा का नदियों का मृदा का विभाजन करें तो क्षेत्र के आधार पर विभाजन में गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, रुवेलखंड का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र, इन क्षेत्र के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूं, इस वजह से क्लास को जल्दी मैं पैकअप कर रहा हूं। कल की क्लास में रुवेलखंड की मृदा, बुंदेलखंडी मृदा के अन्य प्रारूपों के बारे में कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मैप एक बार देख लीजिएगा। रुवेलखंड अगर इन्होंने लगाया नहीं लगाया तो मैं भी आप लोगों को इसका मैप प्रोवाइड करा देता हूं। इसका मैप होना चाहिए कहीं ना कहीं, कोई नहीं, मैं इसका मैप आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आपकी क्लास में। आज का सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करते सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। नए सेशन में नई जानकारियों के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।